नमस्कार। जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में आपका स्वागत है। मैं हूं दिलीप तिवारी। आज हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने जाते हैं, देश की राजनीति में भी झंडे गाड़ रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय पहलवान योगेश्वर दत्त की, बबीता फोगाट की और हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह जी की। तो मुझे उम्मीद है कि हम आज इस सवालों के दंगल में भी दोनों पहलवानों को देखेंगे कि किस तरह से वो खेलते हैं। और योगी जी, शुरुआत आपसे करूं। कोरोना का संकट है, कोरोना का संकट है और हमने देखी कि देश भर में मजदूरों पर भी संकट है, किसानों पर भी संकट है, गरीबों पर भी संकट है, लेकिन सब सरकारें अपनी अपनी कोशिश कर रही हैं। जो तस्वीरें हैं वो विचलित करने वाली है। कोई सीमेंट के मिक्सर से निकल रहा है, कोई दूध के टैंकर से निकल रहा है और कोई सब्जी के ट्रकों में छुपकर अपने घर जाना चाहता है। कहीं उनको मुर्गा बनाया जाता है, कहीं जमीन पर उनको उठक बैठक कराई जाती है। ये तस्वीरें आपको खिलाड़ी होने के नाते विचलित जरूर करती होंगी। देखिए, बिल्कुल। और पूरा इसमें अमीर गरीब छोटा बड़ा सभी हर वर्ग परेशानी में है और पूरी दुनिया परेशानी में है कोरोना वायरस की वजह से। और आपने देखा होगा अमेरिका का कितना बुरा हाल है, इटली का कितना बुरा हाल है। और हमारे भी हर रोज यहाँ पे केसेस बढ़ रहे हैं, हर रोज नए नए, क्योंकि यहाँ भी बढ़ रहा है कोरोना का प्रकोप। और मेरा मानना है कि जो लॉकडाउन हुआ था उसको बरकरार भी रखा भी गया है, हर कोई चीज में ढील भी दी गई है। पर जो मैंने जो पिक्चरें देखी, चुप के किसी न किसी तरीके से अपने मतलब घर को जाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने घरों को जाने की कोशिश कर रहे हैं अपने। मेरा ये मानना है कि सरकार अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रही है, चाहे कोई भी सरकार किसी भी स्टेट की हो। थोड़ा जितने भी मजदूर हैं या कोई भी तबका है जो अपनी जगह अपने घर पे जाना चाहता है, वो थोड़ा सिस्टम से जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और सभी ने मतलब हर सरकार ने ये सभी से अनुरोध भी किया है कि आपको अगर जाना है तो कहीं मतलब बॉर्डर पे बस लगाई गई है, परमिशन भी दी गई है, काफी कुछ चीजें हैं। और मेरा मानना है कि जो क्योंकि अपने घर पे सभी सोचते हैं कि अपने घर जाने के लिए, उसमें चाहे आप हो या हम हो, उनके एक अच्छे तरीके से अगर कोई मजदूर है या कोई भी है पैदल जाके रास्ते पैदल जा रहा है, कोई कैसे जा रहा है, तो उनको थोड़ा अच्छे से डील करे तो थोड़ा ठीक रहेगा। क्योंकि इस टाइम पे सभी परेशान है, हर वर्ग परेशान है और पूरी दुनिया में ये प्रकोप है। और अर्थव्यवस्था की बात हो तो हर देश की अर्थव्यवस्था डाउन गई है और है भी, क्योंकि सबके काम रुके हुए हैं। इसमें चाहे अमीर हो चाहे कोई बिजनेसमैन हो, उसको भी नुकसान हुआ है, क्योंकि पूरे देश को नुकसान तो लाजमी है कि सबको नुकसान होगा। पर मेरा मानना है कि जो भी ये जैसे छुप छुप के जाते हैं मिलते हैं, तो ऐसे उनको थोड़ा समझाया जाए तो बहुत बढ़िया तरीका होगा। समझाना तो बहुत बढ़िया तरीका होगा कि आप ऐसे मत जाइए, अपने यहीं पे रहिए, सेफ रहिए, घर में रहिए, क्योंकि जितने भी हम बाहर निकलेंगे उतनी परेशानी ज्यादा बढ़ेगी। और वो आप देखते भी हो कि जहाँ से केसेस आते हैं, हम सोनीपत में ही देखिए आप, लगभग 86 केस हो चुके हैं। ये बहुत एक डरावनी तस्वीर है। ये लोगों को समझना होगा, लोगों को खुद समझना होगा कि हम लॉकडाउन का पालन करें, घर पे रहे। हमने अपने आप को, अपने परिवार को बचा लिया, तो समझो हमने अपने देश को बचा लिया जी। बबीता जी, और खुद लॉकडाउन का पालन करना होगा जी। बबीता जी, ये एक दूसरे किस्म का दंगल है जिसमें सबको मिलकर लड़ना है। योगेश्वर दत्त भी लड़ेंगे, बबीता फोगाट भी लड़ेंगी, मुख्यमंत्री भी लड़ेंगे, खेल मंत्री भी लड़ेंगे, विपक्ष भी लड़ेगा, सत्ता पक्ष भी लड़ेगा, सब मिलकर लड़ेंगे तभी जीतेंगे। और धर्म का सवाल नहीं है। अब आपको कहना पड़ता है कि कुछ लोग जो है सुधर नहीं रहे हैं, लोग आप पे ही सवाल उठा देते हैं कि आप को क्या पड़ी है, आप क्यों इसे टारगेट कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, आपने बहुत नाम कमाया, आप पर फिल्में बनी, योगी जी ने भी बहुत नाम कमाया, दुनिया के में नाम कमाया, भारत के लिए नाम कमाया, भारत का झंडा बुलंद किया आप दोनों ने मिलकर। तो तिरंगा तो लहराया गया, लेकिन अब तिरंगा लहराने की बारी है। सभी धर्मों के लोग एकजुट होकर, ये लड़ाई किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है। जबकि हम बार बार देखते हैं कि राजनीति शुरू हो गई है कि इस धर्म ने किया, उस धर्म ने किया। एक पुलिस के एएसआई का हाथ काटा गया पटियाला में, डॉक्टरों पर पत्थर फेंके गए इंदौर में, पुलिस के ऊपर हमला किया, डॉक्टर पर हमला हुआ
मुरादनगर में चापड़ यानी मीट काटने वाले हथियार से, चापड़ से डॉक्टर पर हमला किया गया। एक तस्वीर वो भी थी जहां डॉक्टरों पर फूल बरसाए गए। तमाम तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको तकलीफ नहीं होती कि जब हमारा हिंदुस्तान खेल के मंच पर जाता है तो वहाँ ना हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है, ना सिख होता है, ना ईसाई होता है, सब भारतवासी होते हैं, लेकिन जब हम कोरोना से लड़ते हैं तो हम धर्म पर बढ़ जाते हैं? बिल्कुल, देखिए ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब बात, देखिए हम सभी धर्म के लोग भारत के अंदर बसते हैं और ये सबसे मेन चीज है कि हमें समझना चाहिए कि ये जो संकट है, कोरोना महामारी का संकट, ये पूरे विश्व के अंदर आया हुआ है, सिर्फ भारत देश के अंदर नहीं। और हर कोई इस संकट से निकलना चाहता है और हर कोई इससे बचना चाहता है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इटली हो, चाहे वो कोई भी देश हो। लेकिन बात जब हिंदुस्तान की आती है तो जो और लोग हैं वो हिंदुस्तान से सीखते हैं कि किस तरह माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के अंदर लॉकडाउन, समय से पहले उन्होंने लॉकडाउन किया और किस तरह उस स्थिति को संभाले हुए। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे हम भारत की तरफ लोग देख रहे हैं। लेकिन हम भारतवासियों को भी समझने की जरूरत है कि ये संकट पूरे देश के ऊपर आया हुआ है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, किसी भी धर्म समुदाय का हो और किसी भी क्षेत्र से हो। तो ये संकट जो है, इस संकट से निकलने का एक ही उपाय है कि हम अपने आप को सुरक्षित रखें। दूसरी एक चीज, हम अपने आप को सुरक्षित रख लेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक सुरक्षित रहेगा। जी जी बिल्कुल। हमें किसी काम से ही हमें बाहर जाना चाहिए, जरूरत की कोई चीज लेनी हो तभी हम बाहर जाएं, भले ही लॉकडाउन खुल जाए। लेकिन जब तक कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं बन जाती या कोरोना वायरस को जब तक नहीं हरा लेते, कोरोना वायरस को कंट्रोल नहीं कर लेते, तब तक हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है। और हम सुरक्षित रहे तो पूरा हिंदुस्तान अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। और रही बात जिस तरह से डॉक्टर, नर्सों के ऊपर पत्थर बरसाए जा रहे हैं, तो उन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि वो हमारे देश के असली कोरोना योद्धा हैं और रियल हीरोज हैं, जो अपनी जान जोखिम में डालकर हम लोगों के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर हमारा इलाज कर रहे हैं। तो हमें समझना होगा कि वो हमारी सुरक्षा के लिए और हमें जिंदगी देने के लिए, एक अच्छी जिंदगी, ताकि हम इस बड़े संकट से निकल सकें, वो देश की ढाल बनकर खड़े हैं। तो हमें उनका हर रोज धन्यवाद करना चाहिए और उनका हौसला उपजाई करना चाहिए। जी बबीता जी, आप लोग दोनों खिलाड़ी हैं और राजनीति के मैदान में नए नए खिलाड़ी हैं। एक और खिलाड़ी से आपका तारुफ करा दूं, खेल मंत्री हैं आजकल। वो खेलते तो रहे हैं लेकिन आजकल खेल मंत्री हैं, खिलाने की जिम्मेदारी है। और राजनीति में आपसे पहले एक सीढ़ी चढ़ गए हैं, मंत्री बन गए हैं। संदीप सिंह है, हरियाणा के खेल मंत्री, आपके राज्य से आते हैं। भारतीय हॉकी टीम को इन्होंने जो एक जज्बे के साथ दिया, नाम कमाया, इन पर फिल्में बनी, आप पर भी फिल्में बनी, योगी भाई खेल रहे हैं। राजनीति के मैदान में आप लोग जब ट्वीट करते हैं ना, और आपके खिलाफ अलका लांबा ट्वीट करती हैं, आप जब ट्वीट करती हैं तो आपके खिलाफ लोग ट्रोल करते हैं आपको। संदीप सिंह जी, अभी हम दोनों से बात कर रहे थे, आपसे जुड़ने से पहले। आप तो कप्तान, एक तरह से देखिए, 2 खिलाड़ी एक कप्तान। बहुत स्वागत है आपका जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में। नमस्कार जी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अभी हम दोनों से बात कर रहे थे कि खेल के मैदान में हम धर्म भूल जाते हैं, हम स्टेट भूल जाते हैं, हम केवल तिरंगे के लिए खेलते हैं। और जब कोरोना की बात आई तो हम राजनीति भी कर रहे हैं, हम स्टेट्स में भी बटे हुए हैं, हम कांग्रेस और बीजेपी में बटे हुए हैं, हम लेफ्ट राइट सेंटर में बटे हुए हैं, और हम धर्मों में भी बट गए हैं। एक मरकज का सवाल है, दूसरा एक ऐसा समुदाय है जो जाना जाता है शहादत के लिए, वो एक पुलिस वाले सिपाही का हाथ काट लेते, एएसआई का हाथ काट लेते हैं, इसलिए कि उन्होंने पास मांग लिया। तो तस्वीरें किसी धर्म विशेष से नहीं आ रही हैं। एक मरकज में मौलाना ने इतने लोगों को छुपा दिया कि पूरे देश में कहा कि साहब मरकज के जमातियों ने जहर बांट दिया कोरोना का। जमात जो है वो निकल के पूरे देश में ये जहर का एक तरह से जहरीला प्रसाद इसको कह लीजिए आप, कि जिससे लोग टच हो रहे हैं, ह्यूमन बॉम्ब बने हुए लोग। आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले कहूंगा कि आज की डेट में जो लोग दो मुंह की छुरी बने हुए हैं वो कृपया करके सावधान हो जाएं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जब सरकार एक पास बना रही है कि पास के अलावा आपको कहीं पर जाने नहीं दिया जाएगा, तो आप बिना पास के घूम रहे हैं। तब अगर हमारे कर्मचारी पास मांग रहे हैं तो आप उसको बोलते हैं कि हम पास कहां से लेकर आए।
अगर पास सरकार नहीं बनाती तो आप बोलते हैं सरकार पास नहीं बना रही, तो इट मीन्स कि आप दो मुंह वाली छुरी का काम कर रहे हैं। उधर अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स एक बिना धर्म के साथ चलता है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि वो अमीर का बेटा है तो वो बहुत अच्छा खेलेगा, वो गरीब का बेटा है तो वो कुछ खेल नहीं पाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता स्पोर्ट्स में। जिसके अंदर दम होता है वो खेलता है, चाहे वो किसी भी परिवार से आता हो, किसी भी धर्म से आता हो, किसी भी जगह से आता हो, पूरे देश भारत में से कहीं से भी हो, अगर वो उसके अंदर कैपेसिटी है तो वो देश का तिरंगा लहर अपनी छाती पे लगाकर खेल सकता है। अगर मैं बात करूं आज की डेट में कोरोना वायरस में लोग बाहर घूम भी रहे हैं और अलग अलग जगह पर जा रहे हैं, तो मैं उनके लिए भी एक संदेश देना चाहूंगा कि जैसे हम गाड़ी में बैठते हैं ड्राइविंग के लिए, सीट बेल्ट पहनते हैं, टू व्हीलर के ऊपर घूमते हैं, हेलमेट पहनते हैं, तो हमारी वो सेफ्टी करता है। उसी तरीके हमें गमछा हो, चाहे वो मास्क हो, चाहे वो ग्लव्स हो, ये हमारी सेफ्टी करते हैं। लेकिन एक और पॉइंट इसी में ऐड करूंगा, जब हम ड्राइव करते हैं तो सामने वाली गाड़ी से हम थोड़ा दूरी रखते हैं, कहीं हमारी गाड़ी खुद की ही ना भिड़ जाए। हम बहुत ध्यान से चलाते हैं क्योंकि नुकसान हमारा होगा अगर गाड़ी भिड़ेगी, सामने वाले का तो होगा ही। वैसे ही हमें अगर हम बाहर निकले भी हैं तो उस चीज को, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए निकलें। ये थोड़ी छोटी छोटी चीजें हैं, इसको बाहर अपने जब भी घर से निकले तो अपने मेंटेन करते हुए निकलें। एक और मैं चीज बताऊंगा, गांव में, शहरों में कई जगह पर अगर हम देखें कई ऐसे केसेस भी आ रहे हैं जहां से करेंसी के द्वारा, नोटों की करेंसी के द्वारा जो केस हैं वो ज्यादा आ रहे हैं। क्योंकि जब हमारा कोई जो सब्जी बेचने वाला हो, चाहे वो फ्रूट्स बेचने वाला हो, मंडी में बैठा हो, वो गल्ले के ऊपर बैठता है तो वो नोट गिनता है या कोई नोट देता है, तो अगर हम ऐसा कुछ करते हैं या हमारी बहनें, महिलाएं घर में रहकर सब्जी लेती हैं तो वो बाद में हाथ जरूर धोएं। अगर कोई गल्ले पे बैठता है या कोई उसको पैसे देता है तो उसके बाद वो हाथ जरूर सैनिटाइज करें, क्योंकि ये इसको आसानी से मत लें। ये ऐसा एक वायरस है जिसको हम देख नहीं सकते, पता नहीं किस जगह से आ जाए, किस एरिया से आ जाए, किससे मिल जाए, किस इंसान से हो, किसके अंदर हो, लेकिन हमें सेफ्टी अपने आप से रखनी है। इसमें हमें पैनिक नहीं होना लेकिन अलर्ट होना है। पैनिक और अलर्ट में बहुत फर्क होता है। कई लोग ऐसे हैं जो हमें ऐसा बोल रहे हैं कि सरकार ऐसा कर रही है, सरकार वैसा कर रही है, लेकिन सरकार सबके हित के लिए है। सरकार सबको बचाने के लिए सारा काम कर रही है, जिसमें गरीब से लेकर अमीर तक का हर वर्ग का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसके लिए कर रही है। सरकार के अंदर ये नहीं है कि अगर अमीर है तो उसी के लिए सोच रहे हैं, गरीब है तो उसी के लिए सोच रहे हैं, अगर वो किसी धर्म का है, अगर वो सिख है, मुस्लिम है, ईसाई है, चाहे वो हिंदू है, किसी भी धर्म का, वो हर धर्म के लिए सोच रही है। तो इसी तरीके हर धर्म के इंसान को ये भी होना चाहिए कि मुझे देश के लिए करना है, क्योंकि अगर आपके अंदर देश भावना होगी तभी हम कोरोना के अगेंस्ट लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं। बबीता जी, आपका ध्यान इस तरफ दिलाना है कि आपने जो ट्वीट किया वो बहुत वायरल हुआ था और आपने कहा था मैं जायरा वसीम तो हूं नहीं कि जो डर जाऊंगी। तो जरा मैं आपका पहले ट्वीट दिखा देता हूं, आपका बयान दिखा देता हूं और फिर आपसे सवाल पूछता हूं कि आखिर लोग आपसे परेशान, डरते क्यों हैं? आप दंगल गर्ल हैं, आप मैट पर भी पटकते हैं और यहाँ ट्वीट में भी पटकते हैं। जरा दिखाइए बबीता जी का ट्वीट। हम ट्वीट दिखा सकते हैं क्या इस वक्त? तो आपका मकसद क्या था बबीता जी? लोग समझ नहीं पाए कि आप तबलीगी जमात को बस टारगेट कर रहे हैं अकेले, या आपको लगता है कि एक ही धर्म जिम्मेदार है इसके लिए? जैसे हमने कहा कि अगर कुछ और दूसरे लोग भी जिन्होंने एएसआई का हाथ काटा, या कुछ ऐसे लोग जो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि धर्म के खिलाफ लड़ाई नहीं है, ये तो हिंदुस्तान की लड़ाई है, सभी धर्मों की लड़ाई है कोरोना के खिलाफ। तो आपके ट्वीट को जिस तरीके से लिया गया, ऐसा लगा कि आपने एक धर्म विशेष को टारगेट कर दिया। देखिए, मैं उस चीज की जिम्मेवार हूँ, मैंने लिखा क्या है, और मैं उस चीज की जिम्मेवार नहीं हूँ कि लोगों ने समझा क्या है जी। क्योंकि वही चीज मैंने लिखी है जो सच था। और जिस तरह से अगर जमाती जो लोग जो हैं, अगर उन्होंने नहीं फैलाया होता तो अब तक मैं यही कहूंगी कि अब तक कोरोना वायरस से हम छुटकारा भी पा लेते और कहीं ज्यादा हद तक हम उसको कंट्रोल भी कर पाते। अगर उनके दिमाग में अगर नेगेटिव नहीं था तो वो लोग भागकर छुपे क्यों। और दूसरी एक बात कि जिस तरह से जमातियों ने मतलब डॉक्टरों के ऊपर, नर्सों के ऊपर थूका है, उनके ऊपर पत्थर बरसाए हैं, उनकी साफ उनकी मानसिकता दिखती है कि वो चाहते क्या है।
और बात जब देश की आती है तो मैं राजनीतिक का खेल नहीं खेलती, क्योंकि मैं आज तक मैं खेली तो अपने देश के लिए खेली हूँ। मेरे लिए मेरा देश पहले है, उसके बाद इंसानियत है, उसके बाद धर्म आता है। अगर मैं ये मान लूं बबीता जी कुछ देर के लिए आप डॉक्टर होती और जमाती सामने होते और इस तरह की हरकत कर रहे होते थोड़ी देर के लिए सही, तो क्या करती हैं आप? हाँ जी, आप जो है डॉक्टर के वेश में होती, आप दंगल गर्ल नहीं होती, और आप हरियाणा से ही होती और आप बबीता फोगाट ही होती, चलिए, तो फिर आप कैसे जवाब देती उनको? क्योंकि आपको तो माहिर हैं, आपको तो माना जाता कि आप छेड़ती नहीं है किसी को, सुन, और कोई छेड़ता तो आप उसको छेड़ती नहीं है। उनको समझाने की कोशिश करती, और नहीं भी समझते तो मैं डटकर उनका सामना करती। लेकिन वही बात है कि तो देखिए, कहीं ना कहीं डॉक्टर जो नर्स हैं वो भी हताश होते हैं। अगर 1% के लिए मान लिया जाए कि अगर डॉक्टर और नर्स जो हैं, जो उनका इलाज कर रहे हैं, वो हताश होकर अगर बैठ गए तो देशवासियों का इलाज कौन करेगा? दूसरी एक बात कि जिस तरह से आपने बताया कि सिख जो पटियाला के अंदर जो एएसआई का हाथ काट दिया गया, लेकिन उनके पक्ष में उनके कोई शुभ चिंतक बनकर कोई किसी ने भी ये नहीं कहा कि उन्होंने ठीक किया। मैं यहाँ पर आपको एक बयान याद दिला देता हूँ। सनी देओल साहब से हमने बात की, गुरदासपुर से एमपी हैं, उन्होंने कहा हाथ के बदले हाथ, पत्थर के बदले पत्थर, ऐसे लोगों को चेतावनी है मेरी तरफ से, और अगर मेरा बस चले तो मैं खुद उस आदमी को सजा दूंगा, और मैं उसको वही सजा दूंगा जो उसने एएसआई के साथ हाथ किया है। उन्होंने खुलकर कहा, उन्होंने वो भी क्योंकि राजनीति से बहुत ज्यादा उनका वास्ता इस तरह का नहीं, वो फिल्म के से जुड़े हुए हैं और देशभक्ति की फिल्में ज्यादा की उन्होंने, हालांकि बहुत सारी फिल्में की हैं, लेकिन वो गदर जैसी फिल्मों के लिए भी जाने जाते हैं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अक्सर जब हम सही बात करते हैं तो विवाद बड़ा खड़ा होता है, तो आपको डर नहीं लगता? बिल्कुल भी डर नहीं लगता, क्योंकि डरना हमने सीखा ही नहीं। हमने बचपन से डर बहुत पीछे छोड़ गए थे, और जो सच है उसके साथ हमेशा खड़े रहेंगे और गलत के खिलाफ हमेशा बोलेंगे जी। और चाहे वो किसी भी धर्म समुदाय या कोई भी चीज हो, लेकिन जो गलत है वो गलत है। योगी जी अलका लांबा पूछ रही हैं कि अपनी माँ से पूछो कि तेरा बाप कौन है, इस तरह की भाषा आपके ट्वीट पर। देखिए, हर तरीके के इंसान हिंदुस्तान में, हर तरीके के मतलब कोई कुछ भी बोल सकता है, और ये आजादी है। वो अच्छा बोले या बुरा बोले, क्योंकि और मैंने बता दिया कि भाई कोई महिला कार्ड खेलता है, कोई धर्म का कार्ड खेलता है। हिंदुस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। आप अगर किसी धर्म विशेष के किसी इंसान को गलती भी मारोगे तो उसके आगे आगे धर्म खड़ा हो जाएगा। अब बबीता जी ने तबलीगी जमात के लिए बोला था, उसमें पूरे धर्म इन्वॉल्व हुआ कि ऐसे क्यों बोला। और गलत को गलत बोलना अच्छी बात है, बोलना भी चाहिए अगर हमें अपने देश से, अपने संस्कारों से प्यार है तो। किसी ने किसी धर्म के लिए नहीं बोला, तबलीगी जमात के लिए बोला था। ऐसे तो लोग शिवसेना को भी गाली, बजरंग दल को भी गाली देते हैं, विश्व हिंदू परिषद को भी गालियां देते हैं। इसलिए सबके अलग गलती उन्होंने की है और पूरे देश में फैले भी हैं। और रही मेरी माँ की बात, मेरे को किसी को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि मेरा बाप कौन है। पूरी दुनिया को, पूरे देश को पता है मेरा बाप कौन है, मेरे को पता है। और उसने अलका लांबा जो भी है वो मेरे को इतना नहीं पता वो किसे उसके फिर बात यह कि उसके बोलने बाद देशवासियों ने मेरा साथ दिया, मेरी माँ का सम्मान किया। और सबसे बड़ी बात है कि इस देश में महिला ही महिला की दुश्मन होती है, क्योंकि उसने मेरी माँ को टारगेट किया था। हम कुछ उसके बारे में बोलते तो क्या पता कितने ये जो ह्यूमन राइट वाले कितने खड़े हो जाते। यहाँ पे कई हिंदुस्तान में काफी कुछ चीजें हैं, बदली हुई हैं। और आज के टाइम में जो ये अभी आपने बोला कि पत्थर फेंकना, ये है, आप पूरे देश में देखिए कि पत्थर किन लोगों ने फेंके हैं। डॉक्टरों को परेशानी सबसे ज्यादा किन लोगों से हुई है, और सबसे ज्यादा डॉक्टरों को अभी आज के टाइम में आप देखोगे तो बहुत ज्यादा डॉक्टरों को कोरोना ने घेरा है। कोरोना हुआ उनको किसकी वजह से हुआ है जी, जो कोरोना के मरीज हैं उनकी वजह से हुआ है। संदीप सिंह जी करके लोगों की, संदीप सिंह जी बड़ी विडंबना है हिंदुस्तान में रहकर अगर आप सच नहीं बोलेंगे। राजनीति करना तो ठीक है, चलिए राजनीति में आपकी बीजेपी में होंगे, कोई कांग्रेस में होगा, कोई लेफ्ट में होगा, कोई आरएसएस का होगा, कोई वीएचपी का होगा, लेकिन सवाल यह है कि अगर तबलीगी जमात ने कुछ किया तो तबलीगी जमात पर सवाल उठाना क्या मुसलमानों के खिलाफ सवाल उठाना हुआ? और फिर दूसरा सवाल यह कि अगर
दिल्ली पुलिस जो है वो केंद्र के अंडर में आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो जानती है कि ये कहां पर बैठे हुए हैं। तो लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि आपने उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया, आपने उनको पहले ही गिरफ्तार करके उसको आइसोलेशन में डालते, क्वारंटाइन कर देते, तो वो देश भर में नहीं फैल पाते। ये सवाल कांग्रेस के नेताओं ने उठाए हैं, ये सवाल दिल्ली सरकार ने उठाए हैं कि दिल्ली सरकार के अंडर में इंटेलिजेंस आता है, दिल्ली सरकार के अंडर में तमाम एजेंसियां आती हैं, अब आप उन पर एफआईआर करो। मौलाना साद पर मौलाना साद जवाब दे रहे हैं, 5-5 नोटिस दे दिए गए, ईडी ने एफआईआर दर्ज कर दी। तो ये गलती कहां पर हो रही है, कमजोरी किसकी है? ये दिल्ली पुलिस के लेवल पर कमजोरी है, केंद्र सरकार के लेवल पर कमजोरी है, और आप उनको टारगेट करके या उनको कह के कैसे काम चलाएंगे? उस सख्ती तो आपको बरतनी है, आपकी सरकार को बरतनी है। जो दिल्ली में आपकी पुलिस बैठी हुई है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, तो लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर आपको टारगेट करने की जरूरत नहीं है, आप तो टाइट कर दीजिए, टारगेट मत करिए, टाइट कर दीजिए। देखिए, यहाँ पर अवेयरनेस की ज़्यादा ज़रूरत है। हम कभी भी कहीं पे भी उतरते हैं तो हमारी सेफ्टी खुद अपने हाथ होती है। तो ऐसे लोग जिनको यही नहीं पता कि कोरोना का मतलब क्या है, और कोरोना में अगर हम खुद को ही नहीं सेव कर पाएंगे, अगर आप खुद को ही छुपा लोगे घर में और आपको बताओगे नहीं हमारे घर में कितने लोग हैं, तो कैसे पता लगेगा कि ऐसे लोग कहाँ छुपे हुए हैं? पहली बात। दूसरी बात, जो ये कह रहे हैं कि दूसरों की तरफ उंगली कर रहे हैं कि उस सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने वो नहीं किया, उनको अगर पहले पता था या कुछ उनके पास नॉलेज थी तो उन्होंने पहले कंप्लेंट क्यों नहीं की? ये बहुत सी चीजें हैं कि उंगली करना आसान है, लेकिन बात करना आसान है, लेकिन काम करना मुश्किल है। तो काम नहीं करना, क्योंकि पहले जैसे बबीता जी ने अभी बात कही कि जो तबलीगी हैं, जो जमाती हैं, जो ये लोग मतलब डॉक्टरों के ऊपर पड़ रहे हैं, डॉक्टरों को मार रहे हैं, थूक रहे हैं। अभी हमारे योगेश्वर दत्त जी ने कहा कि अलका ने ये बात कही कि उसके पेरेंट्स के बारे में। तो मैं ये बात कहूंगा, जो करेंसी होती है कॉइन्स की, उसकी वैल्यू कम होती है लेकिन खड़कती ज्यादा है बर्तन में। लेकिन जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है पेपर नोट की, वो खड़कता नहीं है, वो सिर्फ चलता है और उसकी वैल्यू भी ज्यादा होती है। तो मैं बहुत बड़ी बात आपको बता रहा हूं कि जिसके अंदर दम कम होता है ना, वो खड़कता ज्यादा है। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो हल्ला कर रहे हैं, ये इनमें दम नहीं है, हल्ला मत करिए? देखिए, हल्ला वो लोग कर रहे हैं जिनको पता है कि ये समय में हमें अपना माइलेज लेनी है। उनको ये नहीं पता कि हमें हिंदुस्तान एक होकर इस कोरोना से लड़ना है। बाकी के कंट्रियों की तरफ भी देखें, जिन्होंने अपना, चाहे इटली देखें, अमेरिका देखें, आप इंग्लैंड देखें, यूरोपियंस की कंट्री देखें, वो लोग एकजुट होकर जो भी प्राइम मिनिस्टर जो साहब उनके कंट्री के जो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जो ऐलान करते हैं या जो फैसला लेते हैं जनहित के लिए, उसको वो मानते हैं और उसके ऊपर अप्लाई भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर कोई मानता है तो जो अगर 80% मार रहे हैं, 20% से। जी संदीप सिंह जी, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि देश भर की सरकारें, चाहे कोई सरकार हो, आपकी सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, कैप्टन साहब की सरकार हो पड़ोस में, यहाँ पे दिल्ली में सरकार हो, सब कह रहे हैं कि लिकर को खोल दीजिए। शराब पर एक नीति है, लिकर पर एक नीति है, और जब मजदूरों को लाने की बात आएगी तो राजनीति है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बयान जारी करके कहा कि जो मजदूर आ रहे हैं उनकी टिकट दिलवाइए। आपकी सरकारों ने कहा कि साहब वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट 85% दे रही है, 15% राज्य सरकार देगी। रेलवे कहता है पहले पूरा पैसा जमा कर दो। तो शराब पर तो सब एक है, चाहे कोई दल हो, चाहे कोई सरकार हो, कोई पार्टी हो। और जब मजदूरों की बात आई तो इतनी राजनीति है कि भयंकर बवंडर है पूरे देश में। तो शराब पर एक नीति चलेगी और मजदूरों पर राजनीति चलेगी। ऐसा क्यों? आपकी सरकार ने भी कल से ऐलान कर दिया है कि सुबह 7 बजे से रात 7 बजे तक ठेके खुलेंगे। कौन सा सोशल डिस्टेंसिंग होगी, फिजिकल डिस्टेंसिंग होगी, कौन सा आप व्यवस्था कर रहे हैं? इतने दिन तक आपने लॉकडाउन किया, सब लोग लाइन लगा खड़े, लाठीचार्ज करनी पड़ रही, पूरे देश की तस्वीरें आ रही हैं। एक दिन में 4 घंटे दुकानें खुली है। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में, जो छोटा सा राज्य है, जो आदिवासी बाहुल्य इलाका है, वहां 38 करोड़ की शराब बिक गई, और यहां पर आप मजदूरों में खर्च करने को लेकर परेशान है। देखिए, जो शराब की बात कर रहे हैं, मैं उसके ऊपर बताना चाहूँगा कि शराब जो शुरू की है वो काफ़ी लिमिटेशन में, काफ़ी चीज़ें डिटेल में तय करके शुरू की हैं, और काफ़ी दूसरे राज्यों में देखते हुए कि किस तरीके से सोशल डिस्टेंस इसको मेंटेन करना। और
कई आपको सोशल मीडिया पर काफी वीडियो वायरल भी देखते होने को मिलेंगे कि कई ऐसे लोग हैं कि वो कहते हैं कि हमें सुबह से लेकर शाम तक चाहे लाइन में लगना पड़े, हमें शराब चाहिए। तो ऐसे कई हैं, लेकिन अगर मजदूरों की बात करें तो कई ऐसे मजदूर भी हैं जो खुद चाहते हैं कि हमें काम नहीं करना है, हमें जाना है, लेकिन उनके हेल्थ को देखकर, उनके काफी इश्यूज को देखते हुए सरकार उसी तरीके से स्टेप ले रही है। और काफी दूसरे राज्य भी कई ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हमें वो घर पे नहीं लाने हैं, हमें वो उनको क्वारंटाइन करें या पहले उनकी हेल्थ चेक करें, फिर उसके बाद हम देखेंगे, इकट्ठे हम लेकर आएंगे, अलग अलग नहीं आए। तो काफी ऐसे हैं जिसके देखते हुए माध्यम से हमारा जो राज्य सरकार है वो उसको देखते हुए नेक्स्ट स्टेप ले रही है। लेकिन योगी जी और बबीता जी दोनों से सवाल है, आप तो खिलाड़ी हैं, आप तो आइडियल माने जाते हैं, संदीप सिंह जी भी कैप्टन रहे हैं, संदीप सिंह जी भी आइडियल हैं इस मामले में, खेल के मामले में। राजनीति में तो आपकी अपनी पार्टी है, आप अपने हिसाब से फैसला करोगे, अपनी पार्टी की राय रखोगे। लेकिन शराब के मामले में आप लोग तो बहुत मजबूत माने जाते हैं, आप ड्रग्स से दूर रहते हैं, नशे से दूर रहते हैं, आप लोगों को इंस्पायर करते हैं। पंजाब का मामला हो, हिमाचल का मामला हो, हरियाणा का मामला हो, इस समय सबसे बड़ी चुनौती है देश में वो है ड्रग्स का एडिक्शन। दूसरा, शराब की दुकानें जब खुली 4-4 घंटे के लिए, तो हमको देखकर लगा कि देश की सबसे बड़ी अगर कोई जरूरत है इन लोगों के लिए, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ लोग तो डर के मारे निकल नहीं रहे कि तस्वीरें खिंच जाएंगी, मीडिया लगा हुआ है, फोटो बन जाएंगे, वो डर के मारे नहीं निकले होंगे, या मुंह में मास्क के ऊपर भी गमछा बांध लेते हैं। तो आप तीनों से सवाल है, पहले योगेश्वर से, फिर बबीता से, फिर संदीप सिंह जी से, कि ये शराब को लेकर पॉलिसी क्या होनी चाहिए? क्या इतनी जरूरी चीज है ये कि पहले कहा जाता था कि थोड़ी थोड़ी पिया करो, अब तो ऐसा लग रहा है कि 45 दिन से नहीं पी है तो एक ही दिन में पी ले? देखिए, मैं सबकी अलग अलग राय होती है, और मेरी राय ये है कि मैं तो कभी से बोलता हूँ कि शराब तो पूरे देश में बंद हो जाना चाहिए, मैं तो ये राय रही है। पर अगर ये क्योंकि आप देखिए हिंदुस्तान में बहुत लोग, मेरे ख्याल में 70% लोग ऐसे होंगे जो शराब पीते होंगे, जो उनके आदी हो चुके हैं। पर अगर ये खोलनी थी तो एक इस तरीके से, दिल्ली की मैंने बहुत ज्यादा कल तस्वीरें देखी, और तस्वीरें बहुत डरावनी थी, इतनी ज्यादा भीड़, मतलब वो एक पता लगता है कि लोगों को मतलब कितनी ज्यादा उस चीज की ललक थी। लोगों ने 40 दिन से ज्यादा बिना शराब के रहे, तो उन्होंने शराब छोड़ने की नहीं सोची, उन्होंने वेट किया कि हम कब दुकानें खुले, हम शराब खरीदें। अगर वो मन में ये बनाते कि हमने इतने दिन नहीं पी तो हम शराब छोड़ते हैं, वो पूरे परिवार, मतलब एक बहुत अच्छा वो मैसेज आता है उनके लिए, पूरे समाज के लिए मैसेज था। और किसी ने भी इस तरह की कुछ बातें सोची होंगी तो, पर मेरा मानना है कि अगर ये खुलती है तो शराब को पे कोई आप वेट लगा दो, ज्यादा शराब महंगी कर दो, क्योंकि पीने वाले पियेंगे। अगर खोल लिया तो उसको महंगी भी कर सकते हैं, और एक अभी भी लिमिट में वो चीजें रहेंगी तो बहुत अच्छा है। टाइम के साथ साथ डिस्टेंस बहुत होना बहुत जरूरी है अगर ये चीजें खुलती है तो। और शराब से अलग भी हर शहर में मार्केट खुली है, दुकानें अलग चीजों की खुली है। अगर ये इतनी जरूरी थी तो एक सिस्टम के तहत अभी हरियाणा में खुलेंगे तो एक डिस्टेंस बढ़ाना, दूरी बढ़ानी बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरा शहर निकलता है। मैंने देखा जिस तरीके से दिल्ली में दुकानें खुली हैं और एक मेला लगा है शराब खरीदने वालों का, और केरल की पता नहीं कहां की तस्वीर थी, वहां तो लड़कियां भी लगी हैं। इसलिए वे डरावनी इसलिए है कि क्या पता किसको कोरोना हो, एक आदमी 10 को करेगा, 10 100 को करेंगे, और ऐसे वो केसेस बढ़ेंगे। तो आज हिंदुस्तान में जो दिक्कत हुई है, इतने बड़े हैं, वो पीछे अभी जो नाम है तबलीगी जमात का था, और आप सभी को खेल मंत्री जी ने, संदीप जी ने बताई भी हैं वो चीजें। मेरा मानना है कि अगर ये चीज खुलती है तो एक बहुत सावधानी के साथ खुलनी चाहिए, क्योंकि केसेस हमारे हरियाणा में बहुत ज्यादा बड़े हैं, इसकी दिक्कत आने वाले टाइम ज्यादा परेशानी ना हो, इसलिए उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जी बबीता, आप तो युवा हैं, महिला हैं, सबसे ज्यादा पीड़ा अगर किसी को होती है तो वो शराब पीने वालों के घर में, सबको नहीं होती, कुछ लोग तो बहुत थोड़ी थोड़ी पीते हैं तो वो लिमिटेड रहते हैं, या डेकोरम मेंटेन करते हैं, या डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, या बहुत सी ज़रूरतें किसी की अपने हिसाब से, कोई ठंडे इलाकों में है तो वो अपना करता होगा, उसकी अपनी पर्सनल एक व्यवस्था है। सबसे ज़्यादा पीड़ित अगर होता कोई तो महिलाएं। हमने छत्तीसगढ़ या कई राज्यों में देखा कि महिलाएं लाठी डंडे लेकर खड़ी हुई हैं कि उनके पति शराब के ठेकों पर न जा पाएं और शराब के ठेके न खुलें, उनकी कोई नहीं सुनता। आप तो उठा के पटकने वालों में से हैं। कैसे करें ये महिलाएं, ये क्या करें? एक तो घर में परेशान, दूसरा सरकार नहीं सुनती, तीसरा वो ठेके खुल जाएंगे तो और पति जो है तबाह कर देंगे उनको। देखिए, वही मैं कहूंगी कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि महिलाएं बहुत परेशान। एक दौरान याद, मैं इलेक्शन में लड़ रही तो मैं उस दौरान मैं
कंपेनिंग में गई हुई थी। एक प्रोग्राम के दौरान एक छोटा बच्चा मेरे पास आया और उस बच्चे ने कहा कि दीदी प्लीज ये शराब बंद करवा दीजिए, और मेरी मम्मी बहुत परेशान रहती है। मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितनी हैरानी हुई होगी, मेरे आंखों में पानी आ गया उस बच्चे की आवाज सुनकर, कि मतलब लोग फिर भी पता नहीं क्यों शराब पीते हैं, किस लिए ड्रग्स लेते हैं, पूरा परिवार को वो बर्बाद कर देते हैं, पूरे परिवार को सिर पे उठा कर रखते हैं, उनको चैन से सोने नहीं देते, चैन से खाने नहीं देते। तो मैं इतना ही कहूंगी कि ऐसे लोगों की शराब बंद होनी चाहिए। मैं बिल्कुल इस शराब के खिलाफ हूँ, लेकिन फिर भी लोगों की अपनी अपनी इच्छा है, खाते हैं, लेते हैं। जिस तरह से एग्जाम्पल के तौर पर जंक फूड भी हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी लोग खाते हैं। तो हमें बिल्कुल योगेश्वर जी ने कहा जैसे कि हमें एक सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए अगर लेते हैं तो भी तो उस चीज का जरूर ध्यान रखना, और हमें अपने आप को सेफ रख के ही वो चीज लेनी है अगर लेनी है तो। और दूसरी एक चीज की अगर जो यूथ है हमारा वो बिल्कुल जो है ड्रग्स की तरफ, वो शराब की नशे की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो मैं यूथ को इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर आपको नशा करना तो खेल का करिए, क्योंकि खेल भी एक नशा है और इससे अच्छा नशा कोई भी नहीं हो सकता, और आपकी पॉजिटिव एक एनर्जी है वो एक पॉजिटिव वे में यूज हो जाएगी। संदीप सिंह जी, खेल एक नशा है, ये आप तीनों से ज्यादा कौन बेहतर जानता होगा? संदीप सिंह जी, खेल एक नशा है और नशे से दूर रखता है, इससे बेहतर आप लोगों से बेहतर तो कोई नहीं जानता। आप तो एक ऐसे जंग को जीत कर आए थे जब लोगों ने कह दिया था कि अब संदीप सिंह दोबारा खेल के मैदान में नहीं दिखेंगे। अनजाने में आपके साथ हादसा हुआ, गोली लगी, फिर आपने अपने आप को रीइन्वेंट किया, आपने साबित किया कि आप फाइटर हैं। जो बात बबीता कह रही है, जो बात योगी भाई कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि पार्टी कोई हो, सिस्टम कोई हो, इसकी तकलीफ जो है वो उस आदमी को होती है जो घर में उसको झेलता है। महिलाएं हैं, बच्चे हैं, जो जिनको इन्होंने सुना, बबीता ने सुना। लेकिन मैं आपसे मंत्री के तौर पर नहीं पूछ रहा हूं, क्योंकि आपकी एक मर्यादा है। कैबिनेट की मीटिंग में आप बैठते हैं, सरकार फैसला करती है, आप उसके साथ होंगे, हर बात आपकी मानी जाएगी ये संभव नहीं है, और हर बात हमारी सुनी जाएगी ये भी संभव नहीं है। लेकिन हम सब मिलकर एक सुर में तो आवाज उठा सकते हैं कि जितना पैसा हम इससे रेवेन्यू जुटाएंगे उससे ज्यादा पैसा तो हम कोरोना जैसी बीमारियों में खर्च करेंगे। अभी यही जितने लोग निकल रहे हैं देश भर में, जो योगी भाई ने कहा, जो बबीता जी ने कहा कि अगर देश भर में खुदा ना खास्ता इन लोगों को हो गया तो आपका पूरी एनर्जी, पूरे देश का सिस्टम, जिनकी सैलरियां आपने एक एक दिन की काटी हैं, जो वेतन दान दिया है आप लोगों ने मंत्री के तौर पर, विधायक के तौर पर, वो सब इन्हीं में लग जाएगा। काहे क्या फायदा है इससे, डबल फायदा? देखिए, मैं बीइंग ए स्पोर्ट्स पर्सन मैं भी ड्रिंक के खिलाफ हूं, और मैं खुद भी ड्रिंक नहीं करता हूं, और मेरे परिवार में बहुत धार्मिक लोग हैं। और जैसे योगेश्वर दत्त का अगर आप हिस्ट्री सुने इनकी, भाई साहब की, तो ये भी मतलब एक लंगोटधारी जिसको कह सकते हैं उस कैटेगरी के पहलवान हैं, जो मतलब कि बिल्कुल भी मांस, अंडा, मछली वगैरह तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसे खिलाड़ी हैं, बबीता जी भी उसी परिवार में से आती हैं। तो ऐसा खिलाड़ी का क्या होता है कि खिलाड़ी इन चीजों से बहुत दूर रहता है। मेरे पिताजी हमेशा एक बात कहते हैं कि जो खिलाड़ी होता है वो अंडे की तरह होता है। अगर अंडे में कोई चीज लगेगी तो नुकसान अंडे को, अंडा किसी में जाके लगेगा तो नुकसान अंडे को। तो खिलाड़ी अंडे की तरह होता है। तो ऐसी चीजों से हमें दूर रहना चाहिए। तो उसी तरीके से मैंने भी ऐसा जीवन व्यतीत किया है, योगेश्वर जी ने भी, बबीता जी ने भी, और कई ऐसे खिलाड़ियों ने किया है। तो बीइंग ए स्पोर्ट्स पर्सन हम सब लोग ऐसा ही कहते हैं कि हमें, कहते क्या करते भी हैं कि हमें मोस्टली खिलाड़ियों को हमेशा प्रॉब्लम रहती है कि ड्रिंक के साथ नहीं, ड्रिंक के पास नहीं, ड्रिंक से हमेशा दूर रहते हैं, ऐसी सोसाइटी से दूर रहते हैं। लेकिन कई ऐसी चीजें हैं अगर गवर्नमेंट ने शुरू की हैं रेवेन्यू को देखते हुए, तो मैं हमेशा अपनी सरकार की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से अपील ही कर सकता हूं लोगों को कि प्लीज आप सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करें, क्योंकि ये जीवन शायद आपको आपके लिए मूल्यवान नहीं है, लेकिन आपके परिवार के लिए बहुत मूल्यवान है। आप अपने परिवार का, अपने बच्चों का, अपने साथियों का, अपने परिवार में, चाहे वो माता के रूप में या बहन के रूप में या पिताजी के रूप में, या चाहे वो बच्चों के रूप में, उनकी शक्ल याद कर लें, सामने ले लें एक बार कि मैं अगर बाहर निकला और सोशल डिस्टेंस को मेंटेन नहीं किया, अगर मुझे कोरोना हो गया तो मेरे कारण से उनको भी होगा, और मेरी एक गलती के कारण मेरा परिवार जाएगा। तो ये चीज जिस दिन आप अपने दिमाग में रख लेंगे, हो सकता है कि हम इस कोरोना से बहुत
आराम से और बहुत इजीली लड़ाई लड़ सकते हैं, क्योंकि एक कोरोना के साथ लड़ने की तरीका एक ही है, हमें घर पे रहकर ठहर के जीतना होगा, हमें भाग के नहीं जीतना होगा। क्योंकि काफी 40 दिन का जो पहले 2 लॉकडाउन थे उसमें लोगों ने बहुत मर्यादा की। अब जब धीरे धीरे लोगों की जब सुविधाओं के लिए कुछ चीजें खोलनी शुरू की हैं तो लोग ज्यादा बाहर निकल रहे हैं। तो मेरी अपील है कि कायदे में रहकर काम करें, कायदे में रहकर बाहर निकलें, बहुत ज्यादा जरूरी है बाहर निकलें। क्योंकि ये जो हमने 40 दिन का एक तरह का मैं कहूंगा कि हमने घर में रहकर इतना तपस्या की है, वो तपस्या हमारी सब लोगों की, पूरे भारत की खराब हो जाएगी अगर हम इसी तरीके से बाहर घूम रहेंगे और बिना किसी कारण से हम निकलेंगे। तो युवाओं से भी, अपने जो साथी ऐसे हैं जो बाहर निकलते हैं, और कई ऐसे हैं लोग हैं जो दारू के लिए या किसी ऐसे काम के लिए बाहर निकलते हैं और सोशल डिस्टेंस भूल जाते हैं, दिमाग में आता ही नहीं है कि सोशल डिस्टेंस भी है, क्योंकि उनके अंदर ऐसी तलब लगी होती है अल्कोहल को लेकर। तो मैं उनके लिए भी अरदास करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए सोच के बाहर निकलें और सिर्फ सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए सभी चीजें करेंगे तो हो सकता है कि हम इस चीज से बहुत जल्दी राहत पालेंगे। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि बहुत ज्यादा, मतलब ज्यादा से भी बहुत ज्यादा अगर आपको जरूरी काम है तो ही बाहर निकले। संदीप सिंह जी, आप मंत्री हैं, खेल मंत्री हैं, लेकिन मैं शराब से जुड़ा हुआ सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि दिल्ली से हरियाणा, हरियाणा से दिल्ली, जब तक ये लॉकडाउन था, कल से तो आपकी सरकार ने ऑफिशियल खोल दिया, तो कहा जा रहा है कि जो इसको संरक्षण देते हैं वो भी राजनीति से जुड़े होते हैं, वो किसी पार्टी के नहीं होते। मैं ये मानता हूं कि पार्टी की विचारधारा से हटकर, पार्टी की नीतियों के खिलाफ जाकर, वो किसी भी पार्टी के हों, उनको कंडेम करना चाहिए जो ड्रग्स चलाने वालों को संरक्षण देते हैं। शराब ब्लैक में हो रही है, होम डिलीवरी हो रही है, सरकार ने बंद कर रखी है, लॉकडाउन है, लेकिन घर घर पहुंच रही है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आखिर जब हमने खोल दिए हैं, ठेके खोल दिए हैं, आप सड़कों पर हुजूम देख रहे हैं, तो साहब आखिर जरूरत क्या थी इसको खोलने की जब वैसे ही घर घर पहुंच रही है? और या फिर आप उन पर लगाम नहीं लगा पाए जो लोग इस अवैध कारोबार में लिप्त हैं? तो ये दोनों विरोधाभास हैं। कहते हैं राजनीतिक लोगों का संरक्षण होता है, चाहे वो विपक्ष के हों, चाहे सत्ता पक्ष के हों, चाहे या पुलिस के कुछ लोग हों। आज हमने पुलिस को नए रूप में देखा है कि कभी उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे, आज वो वॉरियर्स हैं, कोरोना वॉरियर्स, हमारी जान बचाने के लिए सड़कों पर उतरे हैं, अपनी जान कुर्बान कर दी उन लोगों ने। तो ये जो विरोधाभास है कि एक तरफ आपको लगता है कि रेवेन्यू चाहिए क्योंकि उससे आपका खर्चा चलेगा, आपको व्यवस्थाएं चलेंगी, दूसरी तरफ आपको जान बचानी लोगों की, दूसरी तरफ अवैध जो कारोबार कर रहे हैं वो भी मजे चांदी काट रहे हैं। देखिए, जो अवैध काम है तो मैं तो उसके खिलाफ हूं, क्योंकि अवैध काम करना ही नहीं चाहिए। और रही बात रेवेन्यू की, इसीलिए हरियाणा सरकार ने आज आदेश भी दिए हैं। बाकी जो भी मैं कहूंगा कि फ्यूचर के लिए है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, और चाहे वो लोग हों जो देखते हैं कि हमारा काम बन जाए, बाकी का मुझे नहीं कुछ लेना। तो ऐसे लोग भी होते हैं कि वो सरकार कोई आ जाए, उनको होता है कि सरकार अच्छा काम करेगी तो उनके साथ हैं, अगर अच्छा काम नहीं करेगी और कोई ऐसा काम करेगी जिससे कि उनको फायदा ना हो तो वो सरकार के खिलाफ हो जाते हैं। तो मैं तो एंड ऑफ द पॉइंट एक ही बात करूंगा कि हमें कोरोना से लड़ना है। हमें उन लोगों को तनख्वाह भी देनी है जिन लोगों को वॉरियर्स बोल रहे हैं हम, जो लोग पुलिस की आप बात कर रहे थे कि जिनके ऊपर फूलों की बरखा हो रही है, मैं उनको भी सैल्यूट करता हूं, नर्सिस को भी सैल्यूट करता हूं, डॉक्टर्स को भी सैल्यूट करता हूं। मैं हर वो कर्मचारी, चाहे वो पेट्रोल पंप पर भी काम कर रहे हैं ऐसी टाइम पर, मीडिया बंधु जो लगातार सारी की सारी खबरें पूरे देश में बता रही हैं कि कहां कहां पर क्या क्या हो रहा है, उनको भी सैल्यूट करता हूं। मैं अपने जितने भी हमारे कर्मचारी, चाहे बिजली विभाग के हों, चाहे वो नहरी विभाग के हों, किसी ऐसे विभाग के जिन्होंने, इवन स्पोर्ट्स पर्सन, हमारे हरियाणा के स्पोर्ट्स खिलाड़ी और स्पोर्ट्स ऑफिसर्स हैं, कोचेज हैं, वो भी लगातार कोरोना वॉरियर्स के लिए वॉलंटियर के रूप में काम कर रहे हैं, मंडियों में काम कर रहे हैं, इसीलिए क्योंकि उन्होंने जीतना है देश के लिए। तो मैं सभी के लिए एक ही सारा कंक्लूसिव करके एक ही पॉइंट करूंगा कि हमें अपने देश को एक जगह पर लेके जाना और कोरोना से बचना है। हम अभी तक बहुत अच्छा चल रहे हैं, आगे भी अच्छा चलना है। मेरी सिर्फ आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, हमारे बबीता जी और योगेश्वर जी के माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा कि आप सब लोग जो आज मुझे सुन रहे हैं, आप सबको सुन रहे हैं, वो लोग घर में रहें, ज्यादा बाहर ना निकलें, बहुत जरूरी काम है तो ही निकलें,
क्योंकि कोरोना पता नहीं है किस रूप में आपके घर के बाहर। संदीप जी आपको जाना है, बबीता और योगी हमारे साथ हैं, लेकिन मैं आखिरी 2 सवाल आप सबसे पूछ रहा हूं, इसके बाद हम इस कार्यक्रम को खत्म करेंगे। कि हमने नए हीरो देखे हैं, फिल्में आप पर भी बनी है, फिल्म बबीता पर भी बनी है, उनके बहनों पर भी बनी है। हमने नए हीरो देखे हैं, जो हीरो हमने कभी सुने नहीं थे, जो हमने देखे नहीं थे। वो डॉक्टर्स जो सरकारी अस्पताल में काम करते हैं, वो सरकारी अस्पताल के स्वीपर्स, छोटा कर्मचारी जिसको हम सफाई कर्मचारी कहते हैं, जिसको हम अभी तक हम उतनी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते थे। जब लोगों की मौत हुई तो हमने वो तस्वीर देखी है, योगी जी, बबीता जी और संदीप जी, कि परिवार के लोग अंतिम संस्कार करने नहीं गए, वो सफाई कर्मचारी उस डेड बॉडी को लेकर गया और उसने अंतिम संस्कार किया है। मैं उसको अपना हीरो मानता हूं, एएसआई हरजीत सिंह को अपना हीरो मानता हूं। जिसका हाथ काट लिया गया तो उसने सबसे पहले कहा कि मेरा हाथ लेकर आओ, कटा हुआ हाथ लेकर आओ। वो एएसआई हरजीत सिंह अपना कटा हुआ हाथ लेता है और स्कूटी में बैठकर अस्पताल जाता है। मैं उसको हीरो मानता हूं। मैं हीरो उसको मानता हूं जिस डॉक्टर के गले में गाल पर चापड़ से हमला किया जाता है। मैं हीरो उसको मानता हूं, इंदौर के डॉक्टर्स को, जिन पर पत्थरों से हमला होता है लेकिन वो लौट के फिर उसी जगह जाते हैं और उनका टेस्ट करते हैं, उनका इलाज करते हैं। मेरा सवाल आपसे है संदीप जी, बबीता जी और योगी जी, एक एक करके, कि हमने नए हीरो बनते हुए देखे हैं। पुलिस को हम अक्सर कहते थे ये भ्रष्ट होती है, ये माफिया को संरक्षण देती है, अपराधियों को संरक्षण देती है, ये रिश्वतखोर है, लेकिन आज वही पुलिस है जिसने देश में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया है। उनको हम सैल्यूट करते हैं। गलतियां बहुत सिस्टम में होती है, सुधार भी लिया जाएगा। आपके लिए नए हीरो कौन है आज के लिए? देखिए, मेरे लिए नए हीरो हर वो व्यक्ति है जो इस कोरोना में काम कर रहा है, कोरोना वॉरियर्स के रूप में फाइट कर रहा है, और वो लोगों को अभी भी अवेयर कर रहा है, बचा रहा है कि आप बच जाएं, कोरोना पता नहीं किस रूप में है। तो वो लोग मेरे लिए रियल हीरोज हैं, क्योंकि हीरो बनाए जाते हैं और हमने ये लोग हीरो मानेंगे तभी ये बनेंगे। क्योंकि अगर हम इनको सल्यूट करेंगे, दिल से स्वागत करेंगे इनका, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, नर्सिस हो, आपने सफाई कर्मचारी की बात करी और फिल्म की बात करी, तो मुझे एक फिल्म का सीन अभी भी याद आता है, मुन्ना भाई एमबीबीएस का, कि जो कर्मचारी सफाई कर रहा होता है तो उसमें मुन्ना भाई जो संजय दत्त जी होते हैं उसको गले लगाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि डॉक्टर को थैंक यू बहुत कम लोग बोलते हैं, लेकिन जो आप कचरा पट्टी उठाते हो मरीजों की, उनको कोई थैंक यू नहीं बोल के जाता, उनको कभी ये नहीं बोल के जाता कि आपके कारण मेरे बच्चे का या मेरे बहन का, मेरी माँ का, मेरे बाप का जो है वो सही हुआ है। और ऐसे लोग ही हैं जो आज की डेट में, चाहे वो पुलिस हो, चाहे नर्स हो, चाहे वो कर्मचारी सफाई के हों, चाहे वो मीडिया के हों, चाहे वो किसी भी रूप में हो, इन लोगों को मैं रियल हीरोज मानता हूं और इनको मैं सल्यूट करता हूं दिल से। और इनके कारण ही आज हम सुरक्षित हैं, इनके लिए ही हमें अपने घर में रहना होगा। बबीता जी। जी बिल्कुल, देखिए मैं माननीय मंत्री जी के बातों से बिल्कुल सहमत हूँ, और यही हमारे रियल हीरो जब भी देश के ऊपर संकट आता है, ये देश की ढाल बनकर खड़े हैं, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो सेना हो, चाहे वो सुरक्षाकर्मी हो या डॉक्टर हो, जो नर्स हैं, हर कोई जो आज देश को बचाने के लिए और कोरोना से लड़ने के लिए जो देश की ढाल बनकर खड़े हैं, वो सभी हमारे लिए रियल हीरोज हैं। हमें उनको सल्यूट करना चाहिए और हर रोज उनको धन्यवाद करना चाहिए कि उनकी वजह से आज हम सुरक्षित हैं, क्योंकि वो अपनी जान जोखिम में डालकर हमें सुरक्षित रखने के लिए, हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। तो ये हमारे देश के रियल हीरोज हैं। और जो ऐसे लोग तो देखिए हर जगह मिल जाएंगे कि सवाल उठाने वाले, और चाहे सेना के ऊपर हो, चाहे पुलिस के ऊपर हो, लेकिन मैं हमेशा हर व्यक्ति का सम्मान करती हूँ और हर व्यक्ति को बहुत सम्मान के साथ, चाहे वो सुरक्षा कर्मी हो, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे कोई भी कर्मचारी हो, मैं हर किसी का सम्मान करती हूँ। उतना ही सम्मान करती हूँ जितना कोई बड़े अफसर करता है या कोई बड़े आदमी का करता है, वही सम्मान मैं हर आदमी को देती हूँ। योगी जी, और मैं ये सभी देशवासियों को, क्योंकि सभी देशवासियों ने एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, और आज हमारे जो कोरोना योद्धा है उनका हमें हर रोज धन्यवाद करना चाहिए, सल्यूट करना चाहिए। और मीडिया का भी धन्यवाद करूंगी कि आप लोग भी एक योद्धा की, कोरोना योद्धा से लड़ने के लिए आप हर जो है सूचना लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हम तो आपसे इंस्पायर हैं कि आप लोगों ने तो उठा उठा के कितनों को विरोधियों को पटका है, तो कोरोना हम तक नहीं आएगा। बहुत है जी।
हम तो आप लोगों से इंस्पायर हैं। जब आप दंगल गर्ल होती हैं, जब आप पटकते हैं विरोधियों को मैदान में, तो हमको लगता है कि हम, जब आप जैसे खिलाड़ी हमारे साथ हैं, आप जैसे राजनेता हमारे साथ हैं, तो हमको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। पर आपका धन्यवाद है जी। ये आपका हम यही कहेंगे कि आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप इतना सम्मान, इतना प्यार हमें देते हैं। योगी जी, जो हमने कहा रियल हीरो, आप तो जैसे कहा संदीप सिंह जी ने कि आप तो पक्के लंगोटधारी हैं। दुश्मन से डरना तो खैर आपने सीखा ही नहीं है, और विरोधियों को आपने जिस तरह से चित किया वो हमने देखा है, टीवी में देखा है, लोग भी आपको टीवी में देखते हैं, आपको बहुत जानते हैं। तो जो योगेश्वर का जो ईश्वर है वो क्या कहता है? नया हमने हीरो पैदा कर लिया है, नए ईश्वर पैदा किए हिंदुस्तान में। देखिए बिल्कुल, मंत्री, हमारे खेल मंत्री संदीप सिंह ने, बबीता जी ने भी वही बातें बोली हैं। और एक सबसे बड़ी बात हिंदुस्तानियों की, जब भी जिसकी भी जरूरत पड़ती है वो हीरो बन के सामने आता है, हमारे लिए भगवान बन के सामने आता है। अभी हमारे डॉक्टर हैं, सफाई कर्मी हैं, पुलिस वाले हैं, और मैं आपको बता दूं कि संदीप सिंह भी, मैं भी, तीनों, और बबीता जी भी, हम तीनों हरियाणा पुलिस से ही आए हैं और बीजेपी हमने ज्वाइन की है। माननीय प्रधानमंत्री की नीतियों को देखते हुए, बीजेपी की पार्टी की जो सोच है उसको देखते हुए। पर हिंदुस्तानी सबसे बड़ी ताकत यह है कि जहां जिस तरीके की भी कोई विपदा आती है तो वहां वो लोग खड़े मिलते हैं, हीरो बन के, भगवान बन के आते हैं। उससे अगर आप देखिए कि अभी हमारे जो 5 जवान शहीद हुए हैं, वो हमारे वो असली हीरो हैं। वो हमारे पुलिस वाले हैं, डॉक्टर, ये असली हीरो हैं, क्योंकि दिन रात मेहनत करते हैं, अपनी जान की बाजी लगा के हमारे लिए जीते हैं, हमारे लिए मरते हैं। ये सबसे बड़ी बात यह है। और कोरोना के ऊपर बात है कि एक बार चाणक्य जी ने एक बात कही है कि जब शत्रु अदृश्य हो, दिखाई ना देता हो, तो खुद को छुपाने में ही, बचाव करने में, मतलब तभी बचे जब खुद छुप जाएं। और ये जो शत्रु कोरोना वायरस है, ये छुपा हुआ अदृश्य शत्रु है। ये हमें नहीं पता किस इंसान में है, किस चीज पे है, इसलिए सबसे बेहतर तरीका है योगी जी जो आपने इसको खत्म करना। योगी जी जो आपने उदाहरण दिया है, तो आप राजनीति में आगे चल के चाणक्य बनेंगे ऐसा हमको लग रहा है, क्योंकि हम पत्रकार है, थोड़ा भांपने लगते हैं। आखिरी टिप्पणी, आप तीनों पुलिस में रहे हैं, तीनों ने राजनीति के मैदान में आने के लिए पुलिस की नौकरी छोड़ी है, और नौकरी हासिल आपको तब हुई जब आपने दुनिया में भारत का झंडा लहराया। वो आपको ऑनरेरियम के तौर पर, आपका सम्मान के तौर पर दिया गया। लेकिन एक एएसआई का हाथ कटता है तो हमको यहां बैठ के तकलीफ होती है कि किसने हिमाकत की कानून के हाथ काटने की। तो ये हिमाकत हुई तो आपको तकलीफ नहीं हुई? आप तीनों को कैसा लगा? क्योंकि आप वर्दी पहन चुके हैं, और वर्दी का जोश उतना ही होता है जो खिलाड़ी तिरंगा लेकर जब मैदान में उतरता है, या जीतने के बाद जब तिरंगा लहराता है, वो जोश होता है उससे भी कहीं ज्यादा या उतना ही जोश तब होता है जब आप वर्दी पहनते हैं हिंदुस्तान की, और अशोक के चिन्ह लगाए जाते हैं जो बड़े ऑफिसर्स होते हैं उनके। तो वो एक जोश जो होता है वो शायद आप महसूस कर सकते हैं। देखिए बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, और पुलिस में रहते हुए ट्रेनिंग में, क्योंकि नौकरी तो ड्यूटी पे तो इतने ज्यादा हम नहीं चढ़े तीनों ही, पर ट्रेनिंग में हमें बहुत ज्यादा बातें पता लगी पुलिस की, जो संघर्ष की। एक पुलिस वाला कितनी मुश्किलों से केस में जाता, मतलब कोई अगर मर्डर होता है तो बहुत ज्यादा तकलीफ की नौकरी है पुलिस वाली, बहुत ज्यादा। और कहीं पे पुलिस से पत्थर फेंके जाते हैं, पब्लिक द्वारा मारा जाता है, भगाया जाता है, वो चीजें बहुत ज्यादा तकलीफ दे की हैं, क्योंकि हमने वो चीज देखी है। और अभी भी हम ये चीज देखते हैं, हमें पता है कि पुलिस वाला अपने घर से हमेशा दूर रहता है, और पुलिस की 24 घंटे की नौकरी होती है। उसको नहीं पता किस टाइम कॉल आ जाए कि आप वर्दी पहनो, वहां नफरी पे जाओ, वहां पे दंगे हुए हैं। हमेशा पुलिस वाला अपनी जान हथेली पे रख के घूमता रहता है, हमें पता है, हमने वो चीजें महसूस की हैं। उनके पास रह के जो हमारे सीनियर थे, उनसे सीखी हैं वो चीजें, कि कभी हमें कोई भी दंगा हो तो पुलिस वाले जाते हैं। लेकिन योगी जी कटा हुआ हाथ परेशान करता है, दुख देता है, तकलीफ देता है, बहुत ज्यादा परेशान करता है। बिल्कुल बिल्कुल वो। और हमारा ये मानना है कि पुलिस वालों पे ऐसी जो करता है, जो सनी देओल ने पता, कि सनी देओल ने बयान दिया था, ऐसा होना चाहिए हाथ के बदले हाथ। और ये तब ये कानून आएगा तो तब कोई पत्थर नहीं फेंकेगा, कोई किसी का हाथ नहीं, पुलिस वाले का, सफाई कर्मी पे, डॉक्टर पे कोई ऐसे हाथ नहीं उठाएगा। कानून जितना सख्त होगा, क्योंकि जितने भी उसका हाथ कटा तो हमारी सुरक्षा के लिए उसने अपने हाथ की कुर्बानी दी, डॉक्टरों ने अपनी जान जोखिम में हमारे लिए डाली। इसलिए बहुत ऐसे लोगों पे जब इन पे हाथ उठाता है तो बहुत सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। बबीता, सनी देओल कहते हैं 2.5 किलो का हाथ, मैंने उनसे पूछा था आपका 2.5 किलो का हाथ है, लेकिन एएसआई का हाथ 2.5 किलो का नहीं था, उसका हाथ काटा। उन्होंने कहा हाथ के बदले हाथ, पत्थर के बदले पत्थर। आप क्या कहती हैं? देखिए बिल्कुल, मैं भी ये कहूंगी कि उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए, और जब तक हमारा कानून सख्त नहीं होगा तब तक ये लोग ऐसे ही
हाथ काटते रहेंगे और पत्थर मारते रहेंगे। जिस दिन कानून सख्त हो गया और उनको सजा मिलनी स्टार्ट होगी, उस दिन के बाद ये सब चीजें बंद हो जाएंगी। संदीप सिंह जी, आप मंत्री हैं, मंत्री पद की गोपनीयता की शपथ लिए। मैं आपसे ऐसा कोई बयान देने के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन ये कहूंगा, आप एक पुलिस ऑफिसर रह चुके हैं, आप वो तकलीफ समझते हैं। मर्यादा में रहकर आपकी टिप्पणी। देखिए, मैं जो दोनों बातें कही हैं बबीता जी ने भी और योगेश्वर दत्त जी ने, लेकिन मैं कुछ हटके कहना चाहूंगा। अभी तक लोग खिलाड़ियों को हीरो समझते थे और हीरो हैं भी, क्योंकि वो देश के लिए खेलते हैं। लेकिन मैं एक बात इसमें ऐड करना चाहूंगा कि जो देश के लिए खेलते हैं, जो देश के लिए लड़ते हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो आर्मी ऑफिसर हों, चाहे वो पुलिस ऑफिसर हों, वो कभी ये नहीं सोच के लड़ते कि मुझे सिर्फ हिंदू को बचाना है, सिख को बचाना है, या सिर्फ ईसाई को बचाना है, मुझे देश को बचाना है। तो सभी के लिए एक प्रेयर है, अरदास है कि आप देश को बचाएं, पर्टिकुलर एक धर्म को लेकर ना चलें। और क्योंकि हीरोज, रियल हीरोज वही होते हैं जो धर्म को अलग रखकर, अपनी नौकरी को अलग रखकर अपने देश के लिए लड़ते हैं। बहुत धन्यवाद आप तीनों का, और हम उम्मीद करते हैं कि आप तीनों ऐसे ही आने वाले दिनों में राजनीति के मैदान में, राजनीति के दंगल में इंस्पायर करेंगे। और लगातार हम ये आपसे वायदा करते हैं कि जी मीडिया के जरिए हम आपकी आवाज न केवल हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के हर उस कोने तक पहुंचाएंगे जहां तक हमारी पहुंच है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों को ऐसे ही इंस्पायर करते रहिए और हम आपके तमाम अच्छे काम जनता के सामने लाते रहेंगे और आपकी जो सच्ची और दिल की बात है वो जनता के दिल तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। सभी को नमस्कार। तो आपने सुना राजनीति के मैदान के 3 खिलाड़ी, 2 अभी राजनीति में नए नए आए हैं, तीसरे भी नए आए हैं, जीतकर मंत्री बने हैं, और 2 अभी विधानसभा की सीढ़ी नहीं चढ़ पाए हैं। लेकिन आपने सुना उनके दिल में क्या है, देश के लिए किस तरह का वो जज्बा रखते हैं। पार्टी यहां पर मैटर नहीं करती है। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।